क्या स्कूल अब बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित जगह बनते जा रहे हैं? क्या एक सरकारी आवासीय स्कूल में छात्र को हाथ पैर बांधकर बेल्ट से पीटा जा सकता है? और क्या किसी को भनक तक नहीं लगती? धनबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय से आई घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 10वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई के बाद स्कूल के बाहर सैकड़ों ग्रामीण और परिजन सड़क पर उतर आए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर खबर तो समझिए। जवाहर नवोदय विद्यालय, जहां बच्चे पढ़ने और सुरक्षित भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन धनबाद के निरसा स्थित इस स्कूल में एक छात्र के साथ जो हुआ, उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि 10वीं के छात्र के हाथ पैर बांधकर बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में स्कूल पहुंच गए। स्कूल गेट के बाहर धरना शुरू हो गया। दूसरे के मोबाइल से कॉल किया, बोला पापा मेरा ना 3-4 लड़का मिलके 5 लड़का मिलके 12 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक को बेल्ट से मारा हुआ है। हम उठ बैठ नहीं सकते हैं, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई ठीक नहीं है, आके देख लीजिए। खड़ा रहे, फिर लड़का से बोल के भिजवाए, नहीं ये लड़का आया तो फिर हम ऑफिस के पास आए, तो फिर एक लड़का को बोला तो लड़का तो आया, आके दिखा, हम देखे यहाँ चोट। हम बोले क्या हुआ बेटा चोट? ना चलो दिखा देते हैं। पूरा पीठ खोल के दिखा रहा है तो पूरा बेल्ट से मारा हुआ है, एकदम ऊपर से नीचे के कपड़ा उतार के मारा है लड़का को। उसका वीडियो भी हुआ है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने परिसर में शिक्षकों पर शराब पार्टी किए जाने तक के आरोप लगाए और प्रिंसिपल को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीडीओ, एसडीपीओ, थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पहले एगो कांड और हुआ था यहाँ, उसको चीप के मारा था, उसको तालाब में फेंक दिया, ये लोग केस को रोफा दफा कर दिया। दूसरा इसको बेल्ट में मार के इसको बेहालत कर दिया। आप सुनिए, यहाँ इतना मास्टर है, यहाँ इतना गार्ड है, यहाँ इतना प्रिंसिपल है, फिर भी इसको देखिए यहाँ जो इतना बड़ा कांड हो रहा है। आप चाहते हैं किस क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ सबसे बड़ा प्रिंसिपल को सस्पेंड होना चाहिए। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में रैगिंग की पुष्टि नहीं हुई है। छात्रों के बीच किसी गेम में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहे 4 छात्रों को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि वे दोबारा विद्यालय में प्रवेश न ले सकें। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। वहाँ तो सर और बहुत सारा बच्चा था सर उस हाउस में, जिसमें 5 बच्चा ही ऐसा किया है, इसलिए रेगिंग का मामला तो नहीं हो सकता। 4 छात्रों को बर्खास्त कर दिया गया, 6 छात्रों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ छात्रों पर कार्रवाई से स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? और अगर हॉस्टल के अंदर ही छात्र सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर अभिभावक अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़ें? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो धनबाद में नवोदय स्कूल के अंदर बच्चे को पीटा गया, छात्र को पीटा गया, और पीटाई का जो आरोप है वो उसी के क्लासमेट्स पर लगा है। और आइए अब खबर तो समझते हैं। समझिए कि रैगिंग का जो ये मामला है वो कितना गंभीर है। तो देखिए, छात्रों की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को रैगिंग कहा जाता है, और कई बार ये मामले इतने गंभीर हो जाते हैं कि छात्रों की जान तक चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को मानवाधिकारों का हनन माना है। वहीं यूजीसी की अगर बात करें तो इसके नियमों के तहत रैगिंग एक गंभीर दंडनीय अपराध है। गंभीर मामलों में पुलिस सीधे इन मामलों पर कार्रवाई भी कर सकती है। धारा 323 के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए 1 साल तक की सजा का या फिर जुर्माना का प्रावधान है। वहीं धारा 341 के तहत गलत तरीके से रोकने पर 1 महीने की कैद या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने के लिए 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और इसके अलावा दोषी छात्र को संस्थान तुरंत निष्कासित भी कर सकता है।
धनबाद की नवोदय स्कूल में क्या कुछ हुआ है ये भी आपको समझाते हैं। धनबाद की नवोदय विद्यालय में रैगिंग की खबर सामने आई है। 10वीं के छात्र की बेल्ट से पिटाई का मामला सामने आया है। हाथ पैर बांधकर छात्र के साथ मारपीट की गई है, ऐसा आरोप लगा है। और अब पिटाई का वीडियो भी वायरल होने लगा है, जो कि उन्हीं छात्रों ने बनाया था जो कि रैगिंग कर रहे थे। 5 क्लासमेट्स पर मारपीट का आरोप लगा है। घायल छात्र फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। स्कूल परिसर में ग्रामीणों ने पहुंचकर हंगामा किया और इसके बाद कई थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। अब सवाल से खबर तो समझिए, स्कूल परिसर में रैगिंग की हिम्मत आखिर इन 5 छात्रों में आई कैसे? स्कूल में कैसे उन्होंने सोच लिया कि वो किसी की पिटाई कर सकते हैं? स्कूल में पूरी रात छात्र की पिटाई होती रही और किसी को इसकी भनक नहीं लगी। आखिर ये कैसे हुआ? गार्ड या फिर वार्डन को घटना की भनक आखिर कैसे नहीं लगी? 10वीं के छात्रों के मन में इतनी हिंसा कहां से आ गई? क्योंकि ये उम्र बहुत छोटी होती है। स्कूल प्रबंधन बच्चों की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में उपचुनाव है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर। विपक्ष पर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी तेजस्वी को गायब बता रही है, जेडीयू विपक्ष को निकम्मा बता रही है और बिहार की सियासत इसी को लेकर गर्म है। सवाल है, विदेश में तेजस्वी हैं तो विरोधी क्यों बेचैन हैं? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव और दोनों बच्चों के साथ इन दिनों यूरोप टूर पर हैं। तेजस्वी 2 जुलाई को ही विदेश यात्रा पर रवाना हो गए थे, वो भी अपनी पार्टी की स्थापना दिवस 5 जुलाई की जगह 1 जुलाई को ही मनाकर। इस बीच बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। ऐसे वक्त में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी मैदान से बाहर हैं, हजारों मील दूर, और इसी को लेकर शुरू हो गई है सियासत। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर नेता प्रतिपक्ष को लापता बताया। नीरज कुमार ने लिखा, लापता तेजस्वी यादव, बिहार की जनता पूछ रही है अपने नेता को कहां छिपा रखा है आरजेडी ने। नीरज कुमार ने पूछा है कि विधानसभा से गायब, विकास से गायब, जवाबदेही से गायब, चुनाव से गायब, क्या आपने इन्हें देखा है? बीजेपी के तेजस्वी पर उठाए जा रहे सवाल पर आरजेडी की ओर से जवाब भी आया। पार्टी नेता कुमार सर्वजीत ने कहा है कि तेजस्वी यूरोप घूमने गए हैं, इसका क्या सबूत है? वे सदन में आएंगे या नहीं, इसकी चिंता दूसरा कोई न करे, उनके सिपाही खड़े हैं। आप अभी ये प्रश्न पूछिए, हमने कहा कि खजाने से नियम के विरुद्ध पैसा निकाला गया, इस पे डिबेट करिए, इस पे न चर्चा होगी। कौन है और कौन नहीं है ये चर्चा का विषय नहीं है। ये विषय सदन जब चलेगा तो प्रतिपक्ष का नेता हुआ है तो उनका सिपाही लोग है कि नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव सियासी गहमा गहमी के बीच विदेश में हो। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में हार के बाद वे दिसंबर 2025 में लंबी छुट्टी पर यूरोप भ्रमण पर गए थे। अब जबकि 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की वोटिंग होने जा रही है, ऐसे में सरकार के खिलाफ ताल ठोकने के लिए विपक्ष का चेहरा ही गायब है और इसी को लेकर एनडीए के नेता लगातार आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण, सासाराम से संवाददाता अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बांकीपुर चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में गहमा गहमी है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है तो सियासत खूब हो रही है। और आइए अब खबर तो समझते हैं। खबर यह है कि तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं और समझने वाली बात यह है कि तेजस्वी के विदेश दौरे पर इतना बवाल आखिर क्यों हो रहा है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी के गढ़ रही इस बांकीपुर सीट में उपचुनाव बहुत ही अहम माना जा रहा है। राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इतने अहम चुनाव में नेता प्रतिपक्ष बिहार में है ही नहीं। आरजेडी में इस देखा जाए तो एक तरीके से अंतरकलह की खबरें भी सामने आ रही हैं। मृत्युंजय तिवारी जो कि काफी बड़े नेता हैं, प्रवक्ता रहे हैं पार्टी के, उन्होंने पार्टी के सभी पद से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी के लिए इस वक्त काफी मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन इस मुश्किल समय में आरजेडी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव यहां पर हैं ही नहीं और इसी को लेकर के विरोधी अब सवाल कर रहे हैं। तेजस्वी की विदेश यात्रा पर सवाल
पहली बार नहीं उठे हैं। उनकी विदेश यात्रा की टाइमिंग के कारण पहले भी वो कई बार सवालों के घेरे में आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, 2025 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद पहले सत्र से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब थे। चलते सत्र में वो विदेश दौरे पर निकल गए थे। आरजेडी के स्थापना दिवस के समय भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आरजेडी के स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव गायब रहे। 5 जुलाई की जगह उन्होंने 1 जुलाई को ही स्थापना दिवस समारोह रखा और 2 जुलाई से वो विदेश यात्रा पर चले गए हैं और अभी तक वो विदेश में ही हैं। समारोह में पार्टी के नेताओं ने भी कहीं ना कहीं असंतोष जताया था। ये कहा गया था कि कार्यकर्ताओं से उन्हें मिलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से मिलने की जो आदत है लालू प्रसाद की तरह उन्हें डेवलप करनी पड़ेगी। अब जो विरोधी आरोप लगा रहे हैं उसको समझिए। तो देखिए, बीजेपी ने बकायदा एक पोस्टर जारी किया है और पोस्टर पर लिखा है कि तेजस्वी यादव लापता हैं। तेजस्वी पर लापता होने का आरोप लगाया है। विरोधियों का आरोप है कि तेजस्वी यादव गंभीर नहीं है। जो नेता प्रतिपक्ष का पद है या फिर आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उसको लेकर के वो गंभीर नहीं है और इसी को लेकर के बिहार में सियासत जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लापरवाही का एक खुला हुआ गड्ढा, जमीन के नीचे पसरा घना अंधेरा और उस अंधेरे में घुटती एक 3 साल के मासूम की सांसें। ये कहानी किसी हॉरर फिल्म की नहीं, ये हकीकत है गया जी के रघुनाथ नगर गांव की, जहां गुरुवार की रात ठीक 8 बजे एक हंसता खेलता बच्चा 3 साल का पीयूष मौत के खुले मुहाने में गिर जाता है, जिसको प्रशासन के अथक प्रयासों ने चमत्कार में बदल दिया। देखिए ये रिपोर्ट, फिर खबर तो समझिए। दिन गुरुवार रात के 8 बजे गया जी का रघुनाथ नगर गांव, जहां चंद मिनट पहले तक बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी, वहां अचानक एक ऐसी चीख उभरी जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 3 साल का मासूम पीयूष जो कुछ देर पहले खेल रहा था, वो अचानक गायब हो गया। गायब कहाँ? जमीन के भीतर एक खुले, संकरे और काल जैसे अंधेरे बोरवेल। पानी बिछाया था ये बाबा, अब उतरना मोबाइल देखे था लगे माइयो। अच्छा मेडिकल के दावे रजवा के नजरिया नहीं हमर पर लगे माइयो। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ बचाव दल मौके पर पहुंच गए। रात होते होते पूरा इलाका रेस्क्यू साइट में बदल चुका था। ग्रामीण भी पूरी रात टीमों के साथ डटे रहे। हर कोशिश का मकसद सिर्फ एक था, पीयूष को सुरक्षित बाहर निकालना। 7 घंटे से थमी हुई पूरे गांव की सांसें एक साथ बहाल हुई। इसे आप चमत्कार कहिए, दुआ कहिए या जवानों का जज्बा, काल के गाल से पीयूष मुस्कुराते हुए बाहर आया। इसमें रेस्क्यू किया गया और सकुशल वापसी हुई। बच्चे को हम लोग सकुशल सुरक्षित लेके आए। इसमें सबका सहयोग रहा। एसडीआरएफ और खासकर एनडीआरएफ की टीम तुरंत आई और उसको रेस्क्यू की और उससे ज्यादा बेहतर काम यहाँ के पब्लिक लोग किए। लेकिन ये घटना एक अहम सवाल भी छोड़ जाती, खुले बोरवेल कब तक ऐसे हादसों की वजह बनते रहेंगे? सावधानी और जिम्मेदारी ही ऐसे हादसों को रोकने का सबसे प्रभावी रास्ता है। न्यूज़ 18 के लिए गया जी से एलन नीली, पटना से अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिए गया जी में बच्चा बोरवेल में गिरा और 7 घंटे के अथक प्रयास के बाद अब उसे बाहर निकाल दिया गया है। और आइए अब खबर तो समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पीयूष आखिर बोरवेल में गिरा कैसे। पीयूष 7:30 बजे घर के पास खेल रहा था। खेलते खेलते वो बोरवेल के नजदीक पहुंच गया और उसके हाथ में उस वक्त एक मोबाइल फोन था, जिसकी वजह से उसका ध्यान बोरवेल पे नहीं गया होगा। पैर फिसलने से वो 300 फीट का जो बोरवेल था उसके अंदर गिर गया। पर गनीमत ये रही कि पीयूष करीब 30 फीट की गहराई पर जाकर ही अटक गया। वो 300 फीट नीचे नहीं गया। बोरवेल के बाहर से सिर्फ उसका सिर दिखाई दे रहा था। अब ऐसे में रेस्क्यू जब किया गया तो कैसे किया गया, उसे कैसे बाहर निकाला गया है, ये भी समझना जरूरी है। देखिए, बोरवेल के बराबर में एनडीआरएफ की टीम ने एक गड्ढा खोदा।
प्रशासन ने ऑक्सीजन की पाइप लगाई ताकि उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो बोरवेल होता है बहुत ही संकरा होता है। करीब 12:30 बजे एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और बच्चे को लाइव देखने के लिए वहां पर बोरवेल के अंदर कैमरा लगाया गया। पाइप के जरिए ही पीयूष की मां से उसकी बात कराई गई और इसके बाद एनडीआरएफ ने हुक टेक्निक का इस्तेमाल किया। हुक को पीयूष के कपड़े में फंसाकर उसे बाहर की तरफ खींचा गया और इस तरीके से उसका सफल रेस्क्यू किया जा सका। और बोरवेल में बच्चे के गिरने का ये पहला मामला नहीं है। 2006 में सबसे पहले आपको याद होगा प्रिंस का एक मामला आया था हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां 50 घंटे के बाद उसका रेस्क्यू किया गया था और उसके बाद लगातार ऐसे हादसे होते रहते हैं। अब सवाल है कि बार बार बोरवेल में हादसे क्यों होते हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है सूखे या फिर असफल बोरवेल को बिना ढके छोड़ देना, और ये सबसे बड़ा कारण है। कई बार लोग इन्हें केवल जूट के बोरे से या फिर लकड़ी से या फिर पत्थरों से ढक देते हैं, जो कि बच्चों के वजन या फिर बारिश के कारण खिसक जाते हैं और वो अंदर गिर जाते हैं। इसके अलावा कई बार बोरिंग को ठीक से भरा नहीं जाता है, जिसकी वजह से बच्चे उसमें गिर जाते हैं। बोरवेल के आसपास मिट्टी, बारिश का पानी या फिर रिसाव के कारण जो है वो कमजोर हो जाती है बोरवेल की मिट्टी, और उसकी वजह से मिट्टी का धंसान होता है और अचानक से एक बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसमें लोग गिर जाते हैं। अब खबर तो समझिए। खबर ये है कि जब पता है कि ऐसे हादसे होते हैं तो ये लापरवाही क्यों हो रही है? कब तक लापरवाही की खाई भरेगी, ये सवाल है। बार बार हादसों के बाद भी सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? बोरवेल को आखिर क्यों लगातार खुला छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से इतने जानलेवा हादसे हो रहे हैं? और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, बिहार में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने कई जिलों की चिंता बढ़ा दी है। दरभंगा में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं, जबकि भागलपुर और मुंगेर में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और कोसी बैराज से छोड़े गए पानी का असर अब बिहार में साफ दिखाई देने लगा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंड में कोसी और कमला बलान नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैलने से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट चुका है। इटहर, उसरी, उजुआ, सिमरटोला और तिलेश्वर पंचायत के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया और इटहर पोखर भी बाढ़ की चपेट में है। किसानों की फसलें डूबने लगी हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, बाढ़ का पानी आने से गांव का संपर्क टूट चुका है। देख सकते हैं कि पानी का इतना ज्यादा सा रौद्र रूप हो गया है पानी का। देख सकते हैं काफी तेजी से बढ़ रहा पानी और गांव में निचले इलाके में घिर रहा है। गांव का संपर्क टूट गया है। ये गोलमा पड़ता है कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। आप देख सकते हैं कि इस जगह सीधा संपर्क टूट गया। लोग किसी तरह अपना जान जोखिम में डाल के और नदी पार कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन से यही कहना चाहते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द यहाँ आवागमन चालू करे। उधर भागलपुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुल्तानगंज, सबौर और कहलगांव में नदी का बढ़ता जलस्तर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं मुंगेर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। फिलहाल बिहार में हालात पर प्रशासन की नजर है, लेकिन अगर नेपाल में बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा और नदियों का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा और गहरा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास, भागलपुर से विकास के साथ मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो मानसून शुरू होते ही बिहार में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। कई जिलों में लोग काफी परेशान हैं। और आइए अब खबर तो समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि बिहार में आखिर बाढ़ बार बार क्यों आती है, हर साल बाढ़ का खतरा क्यों होता है? तो इसके कई कारण हैं और सबसे पहला कारण है कि नेपाल में भारी बारिश होना।
नेपाल में बारिश होती है और उसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का तेज बहाव भी बिहार में बाढ़ का कारण बन जाता है। नदियों में गाद जमा होना भी बाढ़ की एक मुख्य वजह है। बिहार की भौगोलिक स्थिति भी इस बाढ़ के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। नेपाल की बारिश का आखिर बिहार पर कैसे असर होता है, अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा तो ये भी समझ लीजिए। देखिए, बिहार का मैदानी इलाका नेपाल से सटा हुआ है, बहुत आसपास है दोनों देश। कोसी, बागमती, गंडक और कमला बलान जैसी नदियां जो हैं वो नेपाल से होकर बिहार में आती हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो रही है इस वक्त, और नेपाल की बारिश का पानी नदियों से होकर बिहार में आता है। कोसी नदी इसमें सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। नेपाल की कई नदियां कोसी में जाकर मिलती हैं, जिसकी वजह से कोसी का जल स्तर बढ़ जाता है और वही पानी बिहार में आता है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। और यही वजह है कि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ज्यादा पानी होने पर अब नेपाल में बांध खोल दिया गया है, जिसकी वजह से बिहार में पानी बढ़ गया है। बता दें कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज और इसके अलावा कोसी बराज से भारी मात्रा में नेपाल से पानी छोड़ा गया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि नेपाल में जो पानी इकट्ठा हुआ था वो अब बिहार आ रहा है, और यही वजह है कि उत्तर बिहार के निचले इलाकों और तराई क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। और इसके साथ ही खबर तो समझिए में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।